ब्लॉक 4 में क्या है, MEG 5, इसमें न्यू एंड मॉडर्न क्रिटिसिज्म के बारे में है। जैसे कि टी एस इलियट जो हैं वो एक क्रिटिक थे और अमेरिकन बॉर्न इंग्लिश पोइट थे, और ये वन ऑफ द लीडिंग फिगर थे ऑफ मॉडर्निज्म। टी एस इलियट का ये मानना था कि जो पोइट्री होती है उसको सिर्फ पोइट की पर्सनल फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करनी होती है, उसको अपने टैलेंट को ना लिटरेरी ट्रेडिशंस के साथ कंबाइन करना चाहिए। जैसे कि उन्होंने 3 मेजर क्रिटिकल आइडियाज़ बताए हैं। पहला है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। तो यहाँ पे ट्रेडिशन का मतलब क्या है? ट्रेडिशन होता है जो कि ओल्ड मतलब जो पुराने ग्रेटेस्ट पोइट थे उनके बारे में बात कर रहे हैं ट्रेडिशन। और इंडिविजुअल टैलेंट होता है जो एक न्यू पोइट है जो अपनी न्यू पोएम्स लिखेगा, वो होता है न्यू इंडिविजुअल टैलेंट। तो यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि एक ग्रेट जो पोइट होता है ना, उसको सिर्फ ओरिजिनल नहीं होना है, उसको अपने ग्रेट ओल्ड पास्ट जो पोइट्स थे उनसे भी कुछ सीखना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लाइंडली ओल्ड कस्टम्स को फॉलो करोगे। वहाँ से आप ओल्ड ट्रेडिशन से आप नॉलेज सीखोगे, ओल्ड लिटरेचर को आप अप्रिशिएट करोगे, वो आपको हेल्प करेगा एक बेटर पोइट्री क्रिएट करने में इन प्रेजेंट। तो इससे क्या होगा, एक यूनिक स्टाइल ऑफ पोइट्री आप क्रिएट कर पाओगे। जैसे कि अगर आपने अपने ओल्ड ग्रेटेस्ट जो पोइट थे उनको रिस्पेक्ट दोगे, उनके ट्रेडिशंस को, और उनसे कुछ सीख कर आप समथिंग न्यू ओरिजिनल क्रिएट करोगे, तो इससे क्या होगा, ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट जो है ना वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो आप इसमें एक ग्रेटेस्ट न्यू ओरिजिनल प्रेजेंट पोएम बना पाओगे। फिर उसके बाद उन्होंने इसी में ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में एक और थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी। यहाँ पे इम्पर्सनैलिटी का मतलब है पर्सनल इमोशंस। उनका ये मानना है कि पर्सनल इमोशंस जो होते हैं पोइट को डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं कर देने चाहिए, उसको उन्हें कन्वर्ट करना चाहिए एक यूनिवर्सल इमोशंस में। जैसे कि ताकि जो भी एवरीवन जो भी उसको पढ़े उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो इलियट का मानना ये था कि पोइट शुड ट्रांसफॉर्म पर्सनल इमोशंस इनटू यूनिवर्सल आर्ट इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग प्राइवेट फीलिंग डायरेक्टली। तो जो पोइट है वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स को डायरेक्टली एक्सप्रेस ना करे, उसको समथिंग डिफरेंट वे में एक्सप्रेस करे ताकि कोई भी उसको पढ़ सके, क्योंकि जो पोइट्री है वो इम्पॉर्टेंट है, पोइट की पर्सनल फीलिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है। पोयम को पोइट्री के उसके आर्टिस्टिक क्वालिटी के पोयम को आर्टिस्टिक क्वालिटी के थ्रू जो है रीडर्स उसको समझें, उसको जानें, ना कि पोइट के पर्सनल इमोशंस से उस पोयम को समझें। तो यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं। फिर आता है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का मतलब है कि कोई भी सिचुएशंस होती है उसको एक्सप्रेस करना चाहिए ऑब्जेक्ट या सिचुएशंस या किसी इवेंट से, डायरेक्टली स्टेटमेंट से उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के बारे में इलियट ने अपने एस्से हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में बताया है, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो हैमलेट है इट इज़ लैकिंग फॉर अ सेटिस्फैक्ट्री ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इलियट का ये मानना था कि हैमलेट जो है ना वो एक परफेक्ट ट्रेजेडी प्ले नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे जो हैमलेट के इमोशंस थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जो सिचुएशंस प्ले में दिखाई गई थी उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे हैमलेट के इमोशंस। तो उनके अकॉर्डिंग जो है शेक्सपियर वो फेल हो गए थे हैमलेट में एक ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव दिखाने से। एग्जाम्पल है जैसे कि अगर कोई ये बताना चाह रहा है कि शी वॉज़ लोनली, तो सीधा सीधा आप ये नहीं लिख सकते दैट शी वॉज़ लोनली। इंस्टेड आप उसको डिस्क्राइब करोगे जैसे डेजर्टेड हाउस है, साइलेंट रोड है, सिंगल चेयर बाय विंडो है। तो इससे क्या होगा, एक इमेज क्रिएट होगी फीलिंग ऑफ लोनलीनेस की, तो इससे आप एक्सप्रेस कर पाओगे। तो हैमलेट में ऐसा नहीं हुआ था,
सिचुएशंस जो हैं वो वैसी दिखाई नहीं गई थी जितना हैमलेट का जो गुस्सा था, जितना उसका एंगर दिखाया गया था, लेकिन सिचुएशन इतनी वर्स वहाँ दिखाई नहीं गई थी। वो बहुत क्लियरली उस ये नहीं एक्सप्रेस किया गया था कि वो उसका जो एंगर है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है, उसका इमोशंस जो हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग क्यों हैं। सिचुएशंस वैसी नहीं दिखाई गई थी, तो इसलिए उसमें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव फेल हो गया था। दैट्स इट अबाउट टी.एस. इलियट। अब हम बात करेंगे आई.ए. रिचर्ड्स की। इनको ना फादर ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है, और ये फाउंडर थे न्यू क्रिटिसिज्म के। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म होता क्या है? प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का मतलब ये होता है कि आप पोएम जो पढ़ रहे हो ना, वो सिर्फ टेक्स्ट से पढ़ो, विदाउट नोइंग द पोएट्स नेम, टाइटल एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। क्योंकि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, और वहाँ पे उन्होंने स्टूडेंट्स को ना एक पोएम पढ़ने के लिए दी थी, जिसमें बहुत से लोगों ने उस पोएम को मिसअंडरस्टूड किया था। तो उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने ये बताया, अपनी जो बुक थी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में, उसमें ये बताया कि जो टेक्स्ट है ना उससे पोएम समझ में आनी चाहिए, पोइट का बैकग्राउंड से पोएम समझ में नहीं आनी चाहिए। तो उन्होंने 4 काइंड ऑफ मीनिंग्स बताए हैं जो कि हर पोएम में होने चाहिए, ताकि रीडर जो है ना पोएम को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। पहला है सेंस मतलब लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड। फॉर एग्जाम्पल कि पोइट कहना क्या चाह रहा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है द सन इज़ सेटिंग, तो यहाँ पे सेंस क्या बन रहा है कि जो सन है इज़ गोइंग डाउन इन द इवनिंग। तो सेंस जो है पोएम में वो क्लियर होने चाहिए, ताकि रीडर जो है उस पोएम को अच्छे से समझ सके। फिर इमोशंस क्लियर होने चाहिए, जैसे कि पोइट क्या एक्सप्रेस करना चाह रहा है, पोइट का एटीट्यूड क्या है इन द पोएम। एग्जाम्पल, द लोनली इवनिंग फिल्स माई हार्ट विद द सैडनेस, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, सैडनेस और लोनलीनेस दिख रही है। तो इमोशंस जो हैं वो पोइट के क्लियर होने चाहिए, पोएम में वो क्या एक्सप्रेस करना चाह रहा है। फिर है टोन में बताता है कि एटीट्यूड टू द रीडर्स, ठीक है। पोइट स्पीकिंग टू द रीडर, पोइट रीडर से किस टोन में बात कर रहा है, सीरियस है, ह्यूमर है, एंगर है, सिम्पैथेटिक टोन है, एनकरेज कर रहा है, किस बारे में वो पोएम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल माय फ्रेंड नेवर लूज़ होप, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एनकरेज कर रहा है, फ्रेंडली टोन है। फिर है इंटेंशन, पोइट की इंटेंशन क्या है, वो पोएम क्यों लिख रहा है उसको, तो इंटेंशन जो है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, किस पर्पस से ये पोएम लिख रहा है, एंटरटेन करने के लिए, टीच करने के लिए, क्रिटिसाइज़ करना है, इंस्पायर करना है, किस लिए वो पोएम लिख रहा है, ये इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए। तो ये 4 मीनिंग होने चाहिए जो कि एक पोएम में क्लियर होने चाहिए, ताकि कोई भी रीडर टेक्स्ट से सिर्फ पोएम समझ पाए। इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए, टोन, फीलिंग, सेंस, ये 4 मीनिंग्स हैं जो इम्पॉर्टेंट क्लियर होने चाहिए, ताकि सिर्फ टेक्स्ट से पोएम को समझ में आ जा सके, ठीक है। तो आई.ए. रिचर्ड्स के बारे में ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला ये कि फादर ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म कहा जाता है, और वो फाउंडर थे न्यू क्रिटिसिज्म के। नेक्स्ट है F.R. लेवर्स। इनकी एक थ्योरी है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। उनका ये मानना था कि लिटरेचर जो है ना वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, लिटरेचर को इम्प्रूव करना चाहिए हमारी मोरल अवेयरनेस, सेंसिटिविटी और अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ को। उनका ये मानना था कि लिटरेचर जो है इट शुड डील विद सीरियस ह्यूमन एक्सपीरियंस। ग्रेट लिटरेचर हेल्प रीडर डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, तो लिटरेचर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलना चाहिए, जैसे कि राइट रॉन्ग के डिसीजंस, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के बारे में। क्रिटिक शुड इवैल्यूएट वर्क बाय इट्स मोरल सीरियसनेस, डेप्थ ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड आर्टिस्टिक क्वालिटी। लिटरेरी क्रिटिसिज्म रिक्वायर क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट। तो उनका ये मानना है कि लिटरेचर जो है सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, उससे हमें ह्यूमन एक्सपीरियंस के बारे में, लाइफ की अंडरस्टैंडिंग के बारे में, सही गलत चीज़ों के बारे में सीखने को मिलना चाहिए। तो जो क्रिटिक होते हैं उसको इन्हीं क्वालिटीज़ के बेसिस पर एक लिटरेचर वर्क को इवैल्यूएट करना चाहिए। उनकी एक बुक है द ग्रेट ट्रेडिशन,
इस बुक में भी उन्होंने सेम बात ही की है आर्टिस्टिक क्वालिटी के बारे में, और उन्होंने ये 4 इंक्लूड करे थे, जेन ऑस्टिन, ग्रे, जॉर्ज इलियट, हेनरी जेम्स एंड जोसेफ कॉनराड। उनका ये मानना था कि ये जो राइटर्स हैं ना, इन्होंने अपनी नॉवल में रिप्रेजेंट करा है कैरेक्टर्स को विद सीरियस मोरल इश्यूज एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, तो ये दैट्स इट। यही 2 चीज़ें हैं उनके बारे में इम्पॉर्टेंट, कि उन्होंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बारे में क्या बोला है, कि लिटरेचर वर्क किस तरह होना चाहिए और किस तरह क्रिटिक को उसको इवैल्यूएट करना चाहिए। द ग्रेट ट्रेडिशन उनकी बुक में उन्होंने सेम चीज़ बताई है, और कौन से जो राइटर्स हैं उन्होंने इस वर्क को अच्छे से मतलब प्रेजेंट किया है, उनके बारे में बात करी है। दैट्स इट अबाउट F.R. लेविस। ठीक है, अगला नेक्स्ट हमारा जो है वो ब्लॉक होगा, ब्लॉक 5, कॉन्टेम्प्रेरी लिटरेरी थ्योरी, जिसमें हम न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं सभी सब्जेक्ट्स की ब्लॉक वाइज वीडियो अपलोड करूँगी, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।